हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिनू शर्मा। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हम कर चुके थे, ठीक है। और प्रोटॉन के लिए हमने क्या देख लिया था, चार्ज हमने देख लिया था और मास हमने देख लिया था। चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है 1.6725। थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पर, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, and this mass is approximately 1837 times of the mass of electron। इतना ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आपकी बात आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। वैसे तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है आपकी, वो आपकी बाद में हुई थी। उससे पहले आपके क्या आ गए थे, मॉडल दे दिए गए थे, मॉडल प्रपोज हो चुके थे। थॉमसन मॉडल था और एक रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। उन्हें जस्ट हिंट थी कि हाँ कोई और फर्दर एटम भी हो सकता है, यहाँ पर कोई और पार्टिकल भी है यहाँ पर, उन्होंने ऐसा सोचा था। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका समअप सा हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर प्रोटॉन हो गया, और फिर हम थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी और कैसे की थी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो सबसे पहले बात आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी और कब की थी। डिस्कवर्ड क्या था इस चैडविक द्वारा, यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, बाय चैडविक। चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था इन 1932 में, ठीक है। 1932 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। 1919 के अंदर आपकी क्या थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। 1919 के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इतने टाइम के बाद 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की थी, चलो देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, बम्बार्डमेंट करवाई थी थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया था, डाला था किस पर, थिन शीट ऑफ बेरिलियम पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुए थे, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल का इमिशन हुआ था जिनका मास थोड़ा सा ज़्यादा था प्रोटॉन से, और उनको क्या नाम दे दिया गया था, क्या नाम दे दिया था, न्यूट्रॉन नाम दे दिया था। यानी कि बाय बम्बार्डिंग, क्या बोलेंगे हम, बाय बम्बार्डिंग ए thin sheet of by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particle। तो इससे क्या हुआ था, देयर इज इमिशन ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। तो वहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल का इमिशन हुआ था, हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन, हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन that of proton, protons। He named these particle as neutron। उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया था, ठीक है। तो थिन सीट अल्फा पार्टिकल, अब सबसे बात आती है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आपका क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है जिस पर आपका क्या होता है, 2 यूनिट चार्ज होता है, 2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास होता है। जिनका क्या होता है, 2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास होता है, ठीक है। एक तरीके से हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है आपका, हीलियम जो एटम है आपका, हीलियम पर क्या होता है आपका, हीलियम क्या होता है आपका, हीलियम पर आपका 4 तो आपका क्या होता है, मास होता है, और 2 वहाँ पर क्या होते हैं आपका, एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 उसका क्या होता है, मास होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी बात आती है कि इससे हम अल्फ़ा पार्टिकल कैसे बना सकते हैं। अगर हम हीलियम में से, हीलियम का जो एटम है
इसमें क्या होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दें, बाहर निकाल दें, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, सिर्फ क्या बचेगा आपका, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, यानी कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है बेरिलियम शीट पर, जिससे न्यूट्रल एटम निकलते हैं, और उन न्यूट्रल एटम को ही हम, उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था, न्यूट्रॉन उन्होंने कहा था उसको, ठीक है। तो यहाँ आपके होती है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या आता है आपका, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी होगी, एक टेबल आप बनाओ, सम अप करो कि सबका रिलेटिव चार्ज कितना होगा, सबका रिलेटिव मास कितना होगा, ठीक है। तो ये टेबल आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको टेबल बनानी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए उनके मासेस क्या होंगे, उन पर चार्ज क्या होगा, रिलेटिव मास कितना होगा, रिलेटिव चार्ज कितना होगा। रिलेटिव मास के बारे में बता देती हूँ एक बार। रिलेटिव मास क्या होगा, रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन पर हम लेते हैं 0, प्रोटॉन पर 1 लेते हैं, न्यूट्रॉन पर 1 लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका रिलेटिव चार्ज कितना होगा आपका, इलेक्ट्रॉन पर हम लेते हैं -1 क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपका -1, प्रोटॉन पर 1 लेते हैं, और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है तो इस पर कितने लेते हैं, 0 हम लेते हैं, ठीक है। ये आपका होता है रिलेटिव, ठीक है। जो आपका न्यूट्रॉन आया था, न्यूट्रॉन पर आपका चार्ज कितना रहेगा, न्यूट्रॉन पर चार्ज आपका 0 रहेगा, न्यूट्रल एटम है, और इसके लिए मास कितना है 1.6749, हल्का सा ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से, उनका होता है 1.6725, ऐसा कुछ था उनके लिए। और यहाँ पर जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल न्यूट्रॉन आया है उसके लिए मास 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg ये रहेगा आपका, ठीक है। ये आपके रिलेटिव मासेस है, रिलेटिव चार्ज है, ठीक। तो इसके बाद आपके आते हैं एटॉमिक मॉडल्स, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये आपके डिफरेंट आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने जो निकाले हैं एटम के अंदर, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपके मॉडल्स बताएंगे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट एटॉमिक मॉडल वर प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। डिफरेंट मॉडल दिए गए थे, स्पेशली 2 मॉडल आपके कौन से हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। बाद में ये दोनों मॉडल्स आपके फेल भी हो गए थे, लेकिन उनको पढ़ाया जाता है आपकी बुक में। चलो पढ़ लेते हैं फिर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देखते हैं थॉमसन ने क्या मॉडल प्रपोज किया था, कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पार्टिकल्स का एटम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका मॉडल आया था 1898 के अंदर, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1932 के अंदर डिस्कवरी हुई है न्यूट्रॉन की, उससे पहले ही ये थॉमसन मॉडल आ गया था। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एटम को एक स्फेरिकल स्फीयर बोला है। एटम पोसेस ए स्फेरिकल स्फीयर। उन्होंने एटम को एक स्फेरिकल स्फीयर बोला है, स्फेरिकल शेप का बोला है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि एक एटम आपका कैसा होगा, स्फीयर के टाइप का होगा, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस तरीके से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है आपका पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट, कहीं कहीं आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट, ठीक है। इस मॉडल को किसके सिमिलर बोला गया था, कैसा है ये आपका, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है। क्या क्या नाम इसके, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग, रेजिन मॉडल, रेजिन पुडिंग। जैसे खीर होती है हमारी, खीर के अंदर जो दूध होता है उसको बोला किस टाइप का,
खीर के अंदर जो दूध है उसको बोला पॉजिटिव चार्ज, और कहीं कहीं जैसे आपके काजू दाग है वो एज ए नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिन मॉडल। वाटरमेलन के अंदर कैसे बोला था, जैसे आपका उसको रेड पार्ट होता है वो एज ए पॉजिटिव है, और जहाँ आपके सीड्स हैं वो क्या है, आपके नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से है कि कहीं कहीं आपके नेगेटिव चार्ज है और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल ओवर द एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो ये था आपका थॉमसन मॉडल। और क्या कहा था उन्होंने इसके बारे में, कि जो मास है एटम का वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर। ये बात उन्होंने कही थी। क्या कहा था, मास ऑफ द एटम इज assumed to be uniformly distributed over the atom। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका मास है, एक तरीके से वो क्या है, ऑल राउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह है। ये नहीं कि कहीं मास ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं आपका होलो है, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि आपका जो मास है एटम का वो हर जगह एक समान है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी क्या कहा था, एक्सप्लेन किया था कि आपका जो एटम है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। जितने आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो ये था आपका थॉमसन मॉडल। काफ़ी टाइम तक ये मॉडल आपका वैलिड रहा। काफ़ी टाइम तक उसको एटम को ऐसा ही समझा गया कि वो कैसा है, और एक स्फेरिकल स्फीयर है, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह बिखरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज उसमें कहीं कहीं एम्बेडेड है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया था। बाद में ये आपका क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो फर्दर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उनको ये फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था फिर, ठीक। तो यहाँ तक आपका आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या कहा था एटम के बारे में, उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पार्टिकल्स का, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़े से एक बार जो आपके एक्सरे वगैरह हैं, एक्सरे हैं, अल्फ़ा रे, बीटा रे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आपकी एक्सरे है वो किसने डिस्कवर की थी और कैसे डिस्कवर हुई थी आपकी, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सरे के बारे में। जो आपका एक्सरे है ये भी एक टाइप की आपकी क्या है, रेज है ये भी आपकी, ठीक है। और उनको किसने डिस्कवर किया था, विल्हेम रोंटगन ने, ठीक है। रोंटगन ने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था 1895 के अंदर डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई थी किसी मेटल के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने ये काम अपने एक ट्यूब के अंदर किया था, ग्लास ट्यूब के अंदर किया था, और बाहर उन्होंने क्या लगाया, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल के कोटिंग बाहर उन्होंने लगाई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी मेटल पर बम्बार्ड करते हैं, किसी मेटल पर स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ से कुछ रे निकलती है, और वो रे ग्लास की जो ट्यूब थी उसको क्रॉस करके कहाँ स्ट्राइक करती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या मिलते हैं, ब्राइट स्पॉट उन्हें दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लो उनको दिखता है, जिससे पता लगता है कि यहाँ से कुछ रे है, कुछ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ से आकर इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो रे हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन थे, आपके न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, वो आपके कहाँ थे, सिर्फ ग्लास ट्यूब के अंदर ही स्ट्राइक कर रहे थे, ग्लास ट्यूब से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो ये वाले पार्टिकल है ये क्या है, ग्लास ट्यूब से बाहर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ग्लो कर रहे हैं, फोस्फोरेसेंस से शो कर रहे हैं। आपका फ्लोरेसेंस फोस्फोरेसेंस फिनोमिना है, ग्लोइंग का फिनोमिना है, उसको ये शो कर रहे थे। तो यहाँ से पता लगता है कि कुछ डिफरेंट पार्टिकल है, कुछ डिफरेंट रे आपकी जो आई है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, एक्सरे उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी। और जो एक्सरे आपकी क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इनकी क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका अल्फ़ा बीटा, और इसके बाद हम स्टडी करते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा रेज के बारे में। तो अल्फ़ा बीटा और गामा रे हैं, इनकी डिस्कवरी की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। किसने की थी इनकी डिस्कवरी, रदरफोर्ड के द्वारा। ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर काम कर रहे थे, तभी क्या हुआ था, अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी। अल्फ़ा बीटा और गामा रेज डिस्कवर किसने किए थे, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे।
रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे। और अल्फ़ा बीटा गामा रेज कहाँ से निकलती है? आपकी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है, यानी कि जो आपके डीके होते रहते हैं एलिमेंट, उनसे क्या क्या निकलती है? आपकी अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलती है। ठीक, तो अल्फ़ा क्या होते हैं? अल्फ़ा रेज अल्फ़ा पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और अल्फ़ा पार्टिकल क्या है आपका? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? आपके हीलियम न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है? अल्फ़ा पार्टिकल बोला जाता है। यानी कि ये क्या होते हैं? हाई एनर्जी पार्टिकल कैरिंग 2 यूनिट ऑफ चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। ठीक है, यानी कि ये 4 यूनिट तो क्या रखते हैं? मास रखते हैं। और 2 यूनिट इस क्या होता है? चार्ज होता है। यानी कि हीलियम एटम में से क्या कर दे हम? 2 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दे तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी को क्या बोला गया? अल्फ़ा पार्टिकल बोला गया। हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोला गया? अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये थी आपकी अल्फ़ा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? बीटा रेज बीटा पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है आपकी बीटा रेज। गामा रेज हाई एनर्जी की होती है, ये भी हाई एनर्जी की होती है और न्यूट्रल होती है। इनके जो एटम होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। गामा 0 से ऐसे दिखाया जाता है इसको। तो इस तरीके से होता है। अब बात आती है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी? क्या ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन पावर का? पेनिट्रेशन पावर अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो गामा रेज है, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपकी बीटा आएगी और फिर आपकी क्या आएगी? गामा आएगी। ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा रेज आएगी। तो गामा रेज की याद रखो आप, पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा है? गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। न्यूट्रल होती हैं ये, आपकी हाई एनर्जी की होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी होती हैं। और सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से भी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है और ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा रेज की होती है। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया अल्फ़ा बीटा और गामा रेज के बारे में। एक्सरे के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हमने रख ली है। कंप्लीट जानकारी नहीं है ये आपकी, ये बिल्कुल छोटी सी एक जानकारी का हिस्सा है, थोड़ी सी जानकारी है आपकी। ठीक है, जिससे हम फर्दर जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे थोड़ी सी आपकी हेल्प रहेगी, अगर ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी तो अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम? रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। तो अब पढ़ते हैं कैसे डिस्कवर हुआ था आपका न्यूक्लियस। उन्होंने कैसे बताया था कि आपका कैसे सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया ऑन दी गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, गोल्ड की एक पतली सी फॉइल ली और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का इन्होंने क्या कराया? बम्बार्डमेंट करवाया। और अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स क्या लिया उन्होंने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैंने बताया था अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल है, उनके लिए सोर्स क्या है आपका? क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डीके होते रहते हैं और वहाँ से आपके क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं, गामा और बीटा, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज आपकी निकलती हैं। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड उसके कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया? बम्बार्डमेंट करवाया वेरी थिन गोल्ड फॉइल को विद अल्फ़ा पार्टिकल से। तो लिखते हैं हम रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स bombarded very thin gold foil
विद अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड करवाया। सोर्स क्या लिया, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम वगैरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सीजियम है, वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने ये पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम की हेल्प से कि कैसे कैसे आपका हुआ होगा, क्या हुआ होगा एक्चुअल में। तो यहाँ से उन्होंने ये सोर्स लिया, सोर्स के बाद उन्होंने एक प्लेट लगाई और यहाँ पर उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल, और गोल्ड की फॉइल को सराउंड करवाया किसके साथ में, फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ में या फोस्फोरेसेंस मटेरियल के साथ में उन्होंने क्या करवाया, उसको सराउंड करवाया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जाते हैं, इसमें एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन देने के लिए एक बीच में प्लेट लगाई हुई है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जैसे जाते हैं तो कुछ पार्टिकल तो क्या करते हैं, आपके एज इट इज़ क्रॉस कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, एज इट इज़ क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया हुआ है यहाँ पर, तो वहाँ पर स्पॉट कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है, ब्राइट स्पॉट यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे पता लगता है कि पार्टिकल एज इट इज़ बाहर आ रहे हैं, एज इट इज़ बाहर आ रहे हैं। यहाँ स्पॉट दिखा, यहाँ स्पॉट दिखा, इस तरीके से। कुछ क्या हुआ, उन्होंने कुछ क्या देखा कि कुछ पार्टिकल है वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ स्पॉट कुछ ऐसे दिखे उन्होंने, कुछ सीधे दिखे, कुछ क्या है एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ ऐसा देखा, सम एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, रेज आपकी आ रही थी। अब कुछ क्या है, आपकी रेज आई और बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई, क्या हुई, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री से वो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई आपकी, 3 यहाँ पर मेजर ऑब्जर्वेशन है आपकी। फर्स्ट क्या थी, कुछ तो रेज आपकी, मोस्ट ऑफ द रेज है वो तो क्या थी आपकी, पास हो जा रही थी गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, ऐसी की ऐसी। सेकंड क्या था आपका, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। और थर्ड क्या था आपका, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, यानी टोटली कंप्लीटली बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से वो आई है उसी डायरेक्शन में बैक जा रही थी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट से, ठीक। चलो इनको लिख लेते हैं एक बार, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है आपकी। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। कुछ तो वैसे के वैसे ही निकल गए। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल was deflected by स्मॉल एंगल, कुछ क्या थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। थर्ड पॉइंट, ए वेरी फ्यू पार्टिकल, यानी कि बहुत कम, 1000 में से एक, इतना एक पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड बैक, मीन्स डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंगल से वो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो ये थी आपकी ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हम क्या निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन, उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा था, इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या कहा कि जैसे उन्होंने क्या कहा कि कुछ पार्टिकल तो क्या एज इट इज़ बाहर एज इट इज़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा एटम का वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा,
ठीक है, क्योंकि सारे पार्टिकल है, ज़्यादातर पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैं वो एज इट इज़ जा रहे थे, एज इट इज़ गुजर रहे थे। तो इसका मतलब ज़्यादातर जो पार्ट होगा एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। एक स्मॉल फ्रैक्शन है एटम अल्फा पार्टिकल्स का, वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल से, यानी कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अल्फा पार्टिकल भी आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है इन पर, और साथ में जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इनको, यानी कि कुछ जो स्मॉल जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो जब पॉजिटिव चार्ज के पास में आया होगा, पास से गुजरा होगा, तब क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो गया होगा स्मॉल एंगल से, ठीक है। और जो कम्प्लीटली उसी पाथ पर गए होंगे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो वाले जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, बाउंस्ड बैक हो जाएंगे, 180 डिग्री से कम्प्लीटली बाउंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन दिया था, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहीं ऐसे लाई कर रहा होगा, कुछ पार्टिकल जो इसके बिल्कुल पास से आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ क्या है जो दूर से गुजर रहे थे वो आपके एज इट इज़ गुजर जाएंगे, और जो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएंगे वो क्या है, बाउंस हो रहे थे बैक कम्प्लीटली 180 डिग्री से, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा, ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो उनके कंक्लूजन एक बार लिख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या था आपका, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल हैं वो एज इट इज़ बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे जा रहे थे। most of the space in the atom is empty, ठीक है, empty है। सेकेंड उन्होंने क्या बात की, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में है, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल ही हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर बाउंस हो रहे हैं। द पॉजिटिव चार्ज resides in a very small portion, small space, ठीक है। बिकॉज क्यों कहा था, क्योंकि रिपेल और डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो क्या है, बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी हैवी, ठीक है। ये बात उन्होंने किससे कही कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत हैवी है, ये उन्होंने किससे बोला होगा, सोचो थोड़ा। चलो मैं बता देती हूँ किससे कैसे सोचा उन्होंने, क्योंकि जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो ऑलरेडी 4 यूनिट मास रखे हुए हैं। कितना मास रखे हुए हैं, 4 यूनिट। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो इससे हैवी से टकरा के बैक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो हैवी भी रहा होगा, तभी तो वो क्या कर रहा है, उसको बाउंस कर रहा है, उसको बैक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा क्या है, हैवी भी है, ठीक है। देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम, ठीक है, यानी कि एटम के अंदर कुछ हैवी है। देयर इज समथिंग वेरी हैवी सो दैट द अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा था, बाउंस हो रहे थे, बैक आ रहे थे वो। फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बात भी कही कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तभी तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, तभी तो आपका एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने साथ में क्या बोला था कि जो आपका हैवी है, हैवी जो आपका पॉजिटिव पार्ट जो हैवी है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियस। उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया था कि ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। पॉजिटिव चार्ज है जो स्मॉल पोर्शन में है वो आपका क्या नाम दे दिया, उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया था। इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने कर दी थी कि पॉजिटिव चार्ज है और वो हैवी है काफ़ी, और उसको नाम क्या दे दिया था, न्यूक्लियस का नाम दे दिया था, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस के बारे में कहा था कि साइज़ है जो न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है, एक स्मॉल पोर्शन के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या है, बहुत छोटी स्पेस में है, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल ही है जो बाउंस हो रहे हैं या फिर रिपेल हो रहे हैं। उन्होंने न्यूक्लियस का साइज़ के बारे में बताया, जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के साइज़ से निग्लिजिबल है, बहुत छोटा, या फिर हम बोल सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। क्या कहा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very very small. Size of the nucleus is very very small as compared to the size of
एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम से साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ठीक है। अगर हम कंसीडर करें, कंसीडर दी साइज ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ एटम है वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ज़्यादा है, क्या है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है। अगर हम कंसीडर करें न्यूक्लियस एज ए क्रिकेट बॉल, क्रिकेट की आपकी जो बॉल होती है उसको हम न्यूक्लियस कंसीडर करें तो अराउंड 5 किलोमीटर तक आपका क्या रहेगा, एटम रहेगा। 5 किलोमीटर आपका क्या रहेगा, एटम का साइज रहेगा। अराउंड 5 किलोमीटर तक आपका एटम फैला होगा। देखो कितना, 5 किलोमीटर तो आप सभी जानते हैं कितना ज़्यादा हो जाता है एक बॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। क्रिकेट बॉल आपकी बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत कम है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत कम स्पेस में आपका लाई कर रहा है, ठीक। तो ये आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया है। ये उनकी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी रदरफोर्ड की। हालांकि ये मॉडल आपका क्या है बाद में फेल हो गया था, बट ये एक बहुत अच्छी डिस्कवरी थी उनकी कि उन्होंने न्यूक्लियस को यहाँ पर डिस्कवर उन्होंने कर लिया है। इसके बाद उन्होंने एक अच्छी चीज़ और भी बताई थी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी बताया था उन्होंने। क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in circular orbit, ये उन्होंने कैसे बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कैसे बोला उन्होंने, सोचो थोड़ा सा कि वो, उन्होंने स्टेशनरी क्यों नहीं बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी भी हो सकता था, रिवॉल्व कर रहा है, ये उन्होंने कैसे बोला, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचो आप, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि उन्होंने ये सब चीज़ें कैसे सोची थी, ठीक है। यहाँ तक आपका इनफ है, मोर देन इनफ है। रदरफोर्ड आपका मॉडल हो चुका है, न्यूक्लियस की यहाँ पर डिस्कवरी हो चुकी है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, इसकी कंप्लीट डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।